ये वाला जो पार्ट है पॉडकास्ट का, ये एडिट भी नहीं करना है। ये लोगों को जाना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम खुद इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मोदी ने जीएसटी ला दिया, मोदी ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया। उनका सुबह शुरू होता है मोदी को गाली देते हुए, शाम खत्म होती है मोदी को गाली देते हुए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? इंडिया में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप जहां हाथ रखोगे वहीं से सोना निकलना शुरू हो सकता है। टैक्स देना इज अ ब्लेसिंग। बहुत सारे लोग जो उनके अर्निंग्स होते हैं, हाँ, उसको बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करते हैं। इज फ्लॉन्टिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आपको क्या लग रहा है, रियल लाइफ में लोग थैंक यू, सॉरी नहीं बोल पाते हैं? उसका क्या रीजन है? रतन टाटा जी ने का एक ड्रीम था, मोस्ट अफोर्डेबल कार मेरे को बनानी है। उन्होंने नैनो बनाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में बहुत मजा आने वाला है। जनरली जब मैं पॉडकास्ट करता हूं तो होता है कि कोई पॉडकास्ट किसी सेट ऑफ ऑडियंस के लिए होता है, कोई पॉडकास्ट किसी सेट ऑफ ऑडियंस के लिए होता है। लेकिन आज जो हमने गेस्ट बुलाए हैं ना, वो हर किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज हमारे बीच है अमित जी, जो कि एक लाइफ कोच है, मैनिफेस्टेशन कोच है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इनको अच्छी नॉलेज है। और आज सर हमें गाइड करने वाले हैं कि जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो बिजनेसेस शुरू करना चाहते हैं, जो बिजनेसेस में स्टक हो गए हैं, कैसे अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख सकते हैं और कैसे सक्सेस के न्यू हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। वेलकम अमित जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मेरे पर प्रेशर आ गया। सो अमित जी, एक छोटा सा अपना आप इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दे दीजिए, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। मैं एक अब लोग मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कोच कहते हैं। मैं खुद को अपने आप को कोच नहीं मानता, बट क्योंकि मैंने अब तक जो कुछ भी अपनी लाइफ में खुद सीखा, खुद इम्प्लीमेंट किया, मैं वही लोगों को सिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से। और इसके साथ साथ मैं यूट्यूब पर हूँ, करीब करीब 6 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ। और हमारे 2-3 चैनल है। एक मेन चैनल है जिसको सब लोग जानते होंगे, रीडर्स बुक्स क्लब, जिस पर 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और उस पर हम पॉडकास्ट करते हैं बुक ऑथर के साथ अब। और दूसरा जो चैनल है वो डॉक्टर अमित कुमार के नाम से, जिसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड पॉडकास्ट करता हूँ। वंडरफुल। और इससे पहले मैं जॉब कर चुका हूँ काफ़ी साल। तो अभी मेरे को जो लास्ट जॉब थी मेरी, वो थी मैं आईटी हेड था एक कंपनी जिसका नाम है बकार्डी इंडिया, एमजी रोड पर ही था, आपके ऑफिस के बिल्कुल पास में। और करीब करीब 17 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और आई स्टे इन नोएडा। मेरी शादी हो चुकी है, एक छोटी सी बेटी है मेरी, तो बट बॉर्न बॉर्न अप इन दिल्ली। वंडरफुल। हाँ, तो ये मेरे बारे में है। ग्रेट अमित जी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सीधा हम क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सोच है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बनोगे। ओके। मैनिफेस्टेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विशेष आप तक पहुंचती हैं। वाओ। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक थॉट है, मैनिफेस्टेशन उस थॉट को रियलिटी में बदलने का प्रोसेस है। वाओ। तो अगर किसी को भी अगर अपनी लाइफ में कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, उसको ये दोनों चीजें समझनी होगी। ओके। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सुनते हैं या समझते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में है, सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में है? तो आंसर इज नो। पॉजिटिव सोचने से शुरुआत होती है, लेकिन इसका एंड बहुत सारे काम पर होता है। ओके। तो जब आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा एक्शन लेते हैं, तब जाके चीज आपके सपनों से आपकी रियलिटी में आती है। ओके। तो अलग अलग थॉट्स हैं इसमें, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। ओके। जिसके थ्रू मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को ऑलमोस्ट 12-13 सालों से मैं समझ रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ अलग अलग माध्यम से। तो मतलब मैं देखता हूँ कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग इस वर्ड से अवेयर हैं, इस बात से अवेयर हैं, और लोगों को ये समझ में आ चुका है कि अगर वो सही सोचेंगे तभी वो सही जगह पहुंच सकते हैं। ग्रेट। और वो जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही लाइफ में आगे जा सकते हैं। ओके। तो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से या जिनको मैं गाइड करता हूँ, मैं अपने तरीके से मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई सोचना ही है ना, तो अच्छा सोचो और बड़ा सोचो। वाओ। और वही आपको वहां तक ले जा सकता है जो आपकी सपनों की दुनिया है। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। ओके।
सो इट इज अ गेम ऑफ माइंडसेट। करेक्ट, जैसा आप सोचेंगे, जो आप करना चाहेंगे, वही आप लाइफ में अचीव कर बिल्कुल पाएंगे। सही। वंडरफुल सर। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है अमित भाई, वो बिजनेस ओनर्स हैं, या वो युवा हैं जो कल को अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। करेक्ट। अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि बिजनेस को लेके मार्केट में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। कंपटीशन बढ़ा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम चीजें करेंगे ही नहीं, चीजें तो फिर भी करनी है। तो कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के अमित जी हम इस अप्रोच को देख सकते हैं कि लोग बिजनेस शुरू कर पाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में अगर जो ऐसा सोच रहा है वो अपने आप को बहाने दे रहा है। Okay. बिफोर आई टेल यू अबाउट कि कैसे मैनिफेस्ट करना है इसको, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ना आज के वक्त में किसी चीज की कोई सीमा नहीं है। आप ही जानते हैं, आप बिजनेस कोच भी हैं, आप खुद का भी बिजनेस चला रहे हैं, सक्सेसफुली चला रहे हैं। शायद इसलिए जो आपने खुद इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में वही सिखा रहे हो आप, इसलिए आप आसानी से समझा भी पाते हो अपनी वीडियोस के माध्यम से, अपने तरीकों के माध्यम से। आपको भी एक बात पता है कि लाइफ में, या जो आज के टाइम में इंडस्ट्री है, जैसे इंडिया की इंडस्ट्री है, दुनिया की सारी कंपनीज कहाँ आना चाहती हैं? इंडिया के अंदर। और जो इंडिया में बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार इंडिया में स्कोप नहीं है। तो पहला चीज तो ये रूल यहाँ पर थोड़ा सा वॉइड हो गया, और ताकि हम ये समझ पाएं कि भाई जो यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है। यूनिवर्सल लॉ जो होता है वो ये कहता है कि यूनिवर्स का ना कोई साइज नहीं है। जो यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का जो साइज है, आकार है, वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। आज तक कोई इसको मेजर नहीं कर पाया है। जैसे उसको मेजर कर पाता है वो 28 गुना या 30 गुना वापस से बढ़ जाता है, उसका साइज इतनी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे ही लाइफ में, या इस पूरी इंडस्ट्री में, या बिजनेस में, या किसी भी तरह के स्कोप में, अपॉर्चुनिटीज में, देयर इज नो लिमिट टू एनीथिंग। हर चीज अबंडेंस में अवेलेबल है। आज अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में बिजनेस करना चाहता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई कंपनी नहीं है जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रही है? डेफिनेटली मिल जाएगी आपको। आप कहोगे हाँ बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन तो अगर वो कंपनी अच्छा कर रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आप उसके ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं कर सकते? क्या इतना डिफिकल्ट है कि एक कंपनी क्या कर रही है ये जानना आज के दौर में, इंटरनेट के दौर में, क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अगर कोई भी इंसान अगर ये सोच सकता है कि मुझे किसी इंडस्ट्री में काम करना है और मुझे उसमें एक्सेल हासिल करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सभी लोगों को कि इस इंडस्ट्री में, इंडिया में लिमिटेड जो अपॉर्चुनिटी है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप जहां हाथ रखोगे वहीं से सोना निकलना शुरू हो सकता है, प्रोवाइडेड आप चाहो। एक वक्त ऐसा था जब मैंने 2019 में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने बहुत साल काम किया, मैंने 17 साल मेरे को हो गए हैं काम करते करते। अब मैं उस उम्र में था, आप मान लीजिए आई वाज एट द एज ऑफ 35 साल की उम्र में मैं IT हेड हूँ, सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ काम हो रहा है। अचानक से मेरे को क्या याद आया? अचानक से मुझे याद आया अपनी इंडस्ट्री चेंज करनी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि यार इस उम्र में क्यों चेंज कर रहे हो, और वो भी एट टॉप ऑफ योर करियर, स्कोप नहीं है, मार्केट नहीं है, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, इतनी मुश्किल से ये सब कुछ मिला है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आया कि वंस अ विनर इज ऑलवेज अ विनर। अगर आप एक चीज अच्छे से करते हो ना, तो आप जिंदगी में हर चीज उसी पैशन, उसी इंटेंसिटी के साथ करोगे, कभी इसको लूज नहीं छोड़ोगे। और इसी सोच से मैं बढ़ता गया आगे कि अगर मेरे को कुछ मिला है मैं उसको अच्छे से अगर मेरा एटीट्यूड उसको अच्छे से करने का है, मैं कर लूंगा। बहुत लोगों ने बोला बुक समरी चैनल से कुछ नहीं होगा, हालांकि इतना थॉट था नहीं कि बुक समरी चैनल बनाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मेरा ये थॉट था कि क्या फर्क पड़ता है, बहुत लोग हैं तो देखने वाले कितने हैं। तो मैं जो प्रॉब्लम थी मैंने उस पर फोकस ही नहीं किया, मैंने फोकस किया कि देखने वाले कितने हैं। अब आज के टाइम में देखिए कि हर क्रिएटर का एक अपना ऑडियंस है। आप क्रिएटर बनो, ऑडियंस मिल जाएगा। अब आप और हम सब ना क्रिएटर ही तो हैं। हम एक्चुअली एक हर चीज क्रिएट करने में लगे हुए हैं, चाहे वो लाइफ क्रिएट करना हो या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना हो, हम हर चीज क्रिएट कर रहे हैं। वी आर द क्रिएटर्स। तो अगर जब आप क्रिएटर का रोल सही से निभाने लगते हो तो आपको अपने ऑडियंस, अपना फॉलोअर अपने आप मिलने लगता है। तो किसी तरह का कोई मिथ नहीं रखना चाहिए आइडियली, क्योंकि जो मेरे को लगता है जो स्कोप है इन इंडिया अबाउट द बिजनेस इज ह्यूज। और उसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, हमेशा चेक करो कि क्या जिस इंडस्ट्री में मैं कदम रखना चाहता हूं क्या उसमें कोई अच्छा कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो आप करोगे, कोई भी नहीं कर रहा है तो हो सकता है शायद ना करो।
लेकिन सारे इंडस्ट्रीज में कोई ना कोई तो डेफिनेटली अच्छा कर ही रहा होगा, तो आप उनको उनसे इंस्पिरेशन लेकर उसको बेटर कर सकते हैं। और ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो हजारों करोड़ों की कंपनी है। लेकिन आप ये बताइए, अगर आप अगर एक छोटी कंपनी भी है जो 10 लाख रुपए से शुरू होती है, आपके पास भी तो उसी प्रपोर्शन की ऑडियंस मिल ही सकती है ना। तो और वो जो हजारों करोड़ों की कंपनी, उसने हजारों करोड़ों से स्टार्ट नहीं किया होगा। हाँ। तो छोटे से स्टार्ट किया होगा। तो अगर वो पहुंच गए तो आप भी पहुंच जाओगे। और कितनी कंपनी हम देख ही रहे हैं, छोटी 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 कंपनी होती है, धीरे धीरे इतनी बड़ी बन जाती है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आज के टाइम में हजारों लाखों कंपनी इंडिया में ऐसी है जिनका हमने नाम भी नहीं सुना, उनका भी करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। तो इतना अच्छा कर रहे हैं लोग। बिल्कुल वंडरफुल। अमित भाई, ज्यादातर लोगों के जो पर्सपेक्टिव है सोचने का, वो नेगेटिव है। हाँ। अभी तक हम उन लोगों की बात कर रहे थे जो बिजनेसेस शुरू करना चाहते हैं, जो नहीं कर पा रहे। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग बिजनेसेस करे बैठे हैं। ठीक है। मोदी ने जीएसटी ला दिया, मोदी ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। मतलब उनका सुबह शुरू होता है मोदी को गाली देते हुए, शाम खत्म होती है मोदी को गाली देते हुए। हालांकि मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से स्टेटमेंट को नहीं बोल रहा हूं, गाली देना है भाई, जिसको तुमने देना है दे दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जुबान है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ये नेगेटिविटी उनके बिजनेस को हैम्पर करती है? 100% करती है। अब जैसी हमारी सोच है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं हर जगह हमारी अप्लाई होती है। ओके। अब आप खुद सोचिए कि कोई एक ऐसा इंसान जो काम कर रहा है, उसके लिए उसको ना अबंडेंस दिखनी बंद हो गई है कि इसमें कोई स्कोप है, इसमें फ्यूचर नहीं है, चैलेंजेस है, पॉलिटिकल कंडीशन है, ये है वो 10 चीजें हैं। लेकिन उसी पॉलिटिकल कंडीशन में बहुत सारी कंपनी तो अच्छा कर ही रही है। सेम पॉलिटिकल कंडीशन है। देखिए क्या होता है, ये हमारे पर्सपेक्टिव का एक वो है। लाइफ में ना 2 अलग अलग तरीके हैं चीजों को हैंडल करने का। पहला तरीका है उन चीजों को हैंडल किया जाए जो कंट्रोल से बाहर है, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। अब वेदर बारिश हो गई, क्या आपके कंट्रोल में है? आंसर इज नो। पॉलिटिकली क्या क्या हो रहा है, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, आज आप और मैं बैठ के यहाँ डिसाइड कर सकते हैं? आंसर इज नो। हम नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। अगर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप उतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहोगे। तो बेटर है उस चीज पर फोकस ना किया जाए। फोकस आप क्या कर सकते हो? जो कंट्रोलेबल है। आपने ये देखा कि चलो जीएसटी है, जीएसटी आ गया है, अब मैं देखता हूं चलो जीएसटी के साथ कैसे काम किया जा सकता है। हार्मनी, दिस इज कॉल्ड हार्मनी विद अवेलेबल रिसोर्सेस। आज आपके पास एक टीम है। अब क्योंकि ये पर्सपेक्टिव आपका जो ये लोग करते हैं ना, ये पर्सपेक्टिव उनका हर किसी के साथ होता है। आप अपनी टीम के बारे में भी ऐसा सोचते होगे। आप ये सोचते होगे यार टीम में ना बहुत अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग होते ना तो बन जाते, एक अच्छी टीम में बना ही नहीं पा रहा हूं। वो थॉट आपका लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में होगा, क्योंकि आप ना पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हो। मैं मानता हूं हो सकता है पॉजिटिव ना हो, आप काम तो बंद नहीं कर सकते ना। आपको स्टिल सरवाइव करना है, आपको स्टिल अच्छा करना है। तो आप उन्हीं चैलेंजेस के साथ ग्रो होना सीखते हो। आज के टाइम में इतनी सारी कंपनियां जो अच्छा कर रही हैं, जो प्रॉफिट कर रही हैं, क्या वो जीएसटी के बिना कर रही हैं या बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कर रही है? नहीं, वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने अडॉप्ट किया ही है। एक वक्त ऐसा था, मुझे भी याद है, एक वक्त ऐसा आया कि जब हम YouTube से पैसा कमाने लगे तो अचानक से आया, मेरे सीए ने बोला कि सर आप तो थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा रहे हो, जीएसटी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ये क्या होता है, पहले तो समझाओ मुझे जीएसटी। अचानक से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को 10-15 दिन ऐसे लगने लगा यार ये क्या हो रहा है। अब आप सोचो, खुद सोचो, एक इंसान जो 20 लाख के ऊपर के ब्रैकेट में जा रहा है, क्या ये सेलिब्रेशन का पॉइंट नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन सेलिब्रेशन की जगह मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो सोच होती है ये होती है एम्प्लॉइज की। एम्प्लॉइज कैसे सोचते हैं कि यार मेरा जो ब्रैकेट है ना वो 12 लाख के ना सैलरी ना इसके नीचे रहे, 11,90,000 के आसपास रहना चाहिए। मैं जैसे ही उस स्लैब में आऊंगा, मेरा जो वो है ना, जो मेरा टैक्स है वो 10% से बढ़कर ना सीधा 20% हो जाएगा। अब आप ये सोचो, एक इंसान क्या अपनी ग्रोथ लिमिट नहीं कर रहा? क्या आप उसी पर अटकना चाहते हो? मैं एक ऐसा हुआ, जब मैंने जीएसटी ले लिया तो अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने भी यूट्यूब चैनल हमें देख के बनाया और बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो वो अचानक से उनका मतलब आई थिंक 2nd या 3rd ईयर में उनको ही रीच 30-35 लाख इन अ ईयर, और उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कितना पैसा बढ़ने लग गया यार। उसको ऑब्वियसली उसने पैरेलली अपना बिजनेस सेटअप भी कर लिया, वहां से ही पैसा आ रहा है, 30-35 लाख रुपए आ गया। अब उसे पता ही नहीं है, अकाउंट में पैसा मंगाया जा रहा है, जीएसटी रजिस्टर नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरे पास वो एक दिन आया कि यार मेरे को किसने बोला भाई जीएसटी होना चाहिए, ये होता क्या है, समझाओ मुझे। फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ना 18% जाता है, ये होता है, वो होता है। कहता है अच्छा 18% होता है
हे भगवान अब मेरा 18% यहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा एक बात मुझे बता, तुम ना भगवान ने इतना दिया है 18% दे दो यार। जितनी भी तुम ब्रांड प्रमोशन ले रहे हो, जो भी कुछ कर ले रहे हो, अगर तुम्हारे पास जीएसटी होता ये तो एड ऑन देते ना तुम्हें। हाँ ऑब्वियसली, और उसको तुम्हें बेनिफिट भी मिलता बाद में, फीस प्लस 18%। फीस प्लस 18%। हाँ। तो मैंने कहा तुमने ये सोचा ही नहीं। हाँ। और मैंने कहा भगवान से ना लिख के ना अफर्मेशन क्या करो, जो मैं करवाता हूँ लोगों को, अफर्मेशन क्या करो कि भगवान मैंने इस साल ना 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का जीएसटी भरा, ये अफर्मेशन होनी चाहिए तुम्हारी। जितना ज्यादा टैक्स भर रहे हो भाई उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ। तुम क्या सोच, तुम जब तक ये सोचते रहोगे मैं अपनी अर्निंग इतनी है, मेरा इतना पैसा जा रहा है, यानी कि आपकी ना पैसे को लेकर एनर्जी डाउन है। हम मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोलते हैं कि जिस भी चीज के बारे में सोच के आपको बुरा महसूस होता है वो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन को डाउन करता है। और अगर आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन डाउन हो रही है, यानी कि भगवान वो देख रहा है, भगवान देख रहा है वो इससे मेरे बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा। हम तो बच्चे हैं ना भगवान के, सब बराबर, सबके लिए बराबर ट्रीटमेंट है। तो भगवान ने देखा कि यार इनको अच्छा नहीं लग रहा, तो भगवान कहेगा इसे यार ले लो यार, इसको ये चीज शायद अच्छी नहीं है, इसको कुछ और दूंगा बट पैसा नहीं दूंगा। और वही हमारे साथ होता है। जितने भी लोग इन चीजों को लेकर परेशान है, उस पर्सपेक्टिव, उस नजरिए को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो परेशान रहेंगे अपने फाइनेंसेस को लेके। आई नो ये मुश्किल है, आसान नहीं है, नए प्रोसेसेस। आप देखिए, मैंने भी आईटी में नौकरी की है। जब भी कोई नया प्रोसेस इंप्लीमेंट करना होता था तो दंगे हो जाते थे टीम में। पूरी कंपनी बोलती थी इतना हो जाएगा, ऐसे हर चीज कैसे रिकॉर्ड की जा सकती है, ये कैसे। जब भी आप कोई प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हो एम्प्लॉयज के साथ, दे बिकम वेरी अनकंफर्टेबल। 2 लोग तो 4 लोग मेल डाल देंगे आपको, ये कर देंगे, कुछ लोग रिजाइन हो जाएंगे, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट उनको भी ये रियलाइज होता है और आपको भी रियलाइज होता है कि भाई अच्छा हो गया, ये कर दिया। क्योंकि हर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन के बाद बहुत सारा पीस देता है वो आपको। आज के टाइम में जीएसटी है तो हमें ये पता है कि 10 तरह के टैक्स नहीं है, सिर्फ जीएसटी है और काम खत्म। जीएसटी फाइल कराना, काम खत्म हो गया। अदरवाइज पहले कितने सारा कुछ होता था, समझ में नहीं आ रहा था, अकाउंटेंट ही नहीं समझ पाता था कि क्या क्या करना है। आज वो स्मूथ तो बना हुआ है कम से कम। तो यही इसी प्रोसेस को समझते हुए अगर हम ये समझ जाए कि ये टैक्स देना इज अ ब्लेसिंग। जीएसटी कितने लोगों के पास है, आपके भगवान ने दिया है, जीएसटी भरने लायक बनाया है, तो ब्लेसिंग समझो और आगे बढ़ो यार। ट्रू। सो पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए। अच्छा एक चीज और बताइए अमित भाई, बहुत सारे लोग जो उनके अर्निंग्स होते हैं, हाँ, उसको बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करते हैं। हाँ, तो इज फ्लॉन्टिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नहीं, देखो, फ्लॉन्टिंग अगेंस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अच्छा, अब ये थॉट जरूरी है समझना कि आप किस थॉट से फ्लॉन्ट कर रहे हो। मेरी एक किताब है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। उस किताब में ये लिखा हुआ है ऑथर ने कि फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर इज टू शो हाउ मच मनी यू हैव। क्योंकि आपका जो थॉट है वो सिर्फ दिखाना है, और इसमें दिखावे में आप बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे हो। इससे जल्दी गरीब आपको कुछ और बना ही नहीं सकता। एक वक्त मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ वक्त ऐसा आता है जब हम दिखाते हैं, और जब नया नया पैसा हम कमा रहे होते हैं, अच्छे ग्रोथ होती है, विच इज फाइन ऑल्सो। नथिंग रॉन्ग इन इट, बट ना मैं एक चीज को बहुत ज्यादा मानता हूँ, वो है नजर लगना। मैं मानता हूँ उसको। अच्छा, नजर लगती है। अच्छा, नजर क्या है? नजर इज नथिंग बट अ वाइब्रेशन, एनर्जी है। अगर आप सोचिए, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आप दोनों सेम कॉलेज से पढ़े हो और बचपन के दोस्त, या क्या याराना है, अचानक से आपने बोला कि यार हम आज हमारा कुर्बत एक ब्रांड है, आज हमारे 11 स्टोर्स है, हम अच्छा करें। आप ऐसे ही हम्बल हो, आप प्यारे तो हो ही, आप बहुत एक डिसेंट जेंटलमैन हो आप। आपके उससे मिलते हो और अपना बता दो कि यार मैंने ये सब किया। अब वो जेलस नहीं है आपसे, लेकिन वो पता क्या सोच रहा है, यार सही यार तेरा तो, यार मैं क्यों नहीं कर पाया। अब जब वो ये सोच रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, क्या ये अच्छी वाइब्रेशन है? ये बड़ी खराब वाइब्रेशन है उसके लिए। और जब उसके पास उसके टच में कौन है? आप। वो वाइब्रेशन आपको लगेगी। अच्छा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपको कुछ भी बड़ा बताने की जरूरत है, वहीं बताओ जहां रिलेवेंट है। डोंट शो इट। ओके। कुछ इंडस्ट्रीज होती है, मैं मानता हूँ, जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जहां पर आपको ये बताना पड़ता है कि मैंने क्या है, मेरे को आपको लंबी गाड़ी अपनी बात दिखानी पड़ती है कि मैंने कमाया, मैं आपको भी कमा सकता हूं अगर आप रियल एस्टेट में काम करें। कुछ एक इंडस्ट्री होती है जहां डिमांड होती है आपके, अगर आपके पास अगर कुछ ऐसा है जो जहां पर आपके क्लाइंट्स आते हैं, आपकी टीम्स आती हैं, तो आपको दिखाना पड़ता है हमारे पास अच्छी जगह है, शानदार जगह रहते हैं, शानदार जगह जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो दिखाना पड़ता है। लेकिन जहां नीड नहीं है वहां नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो एक गलत एनर्जी क्रिएट होती है। ओके। हाँ, और लोग ये भी सोचते हैं ना, जब आप ग्रो करते हो
जिसको पता नहीं आपने कितनी मेहनत की है, कितने साल आपने लगा दिए उसके पीछे, कितने लोगों की टीम बिल्ड की, वो पीछे से क्या बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा होगा ये, कुछ तो खराब किया होगा, क्योंकि पैसे के बारे में लोगों की सोच ऐसी है। लोग ये नहीं सोच सकते कि सही तरीके से पैसा आ सकता है। इसको बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। हम सभी के, बहुत सारे लोगों के इनफैक्ट लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं पैसे को लेकर। ऐसी सोच डेवलप हो जाती है विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा नहीं कि ये उन्होंने क्रिएट किया, उनको बचपन से मिली है, जहां पर उनको ये बताया जाता, देखो बेटा पैसा कमाना ना आसान नहीं होता, पैसा बहुत मुश्किल है कमाना, पैसा कमाने के लिए कुछ गलत काम भी करने पड़ते हैं, इसीलिए गलत काम कभी मत करना, यानी कि पैसा भी कभी मत कमाना। दोनों चीज रिलेट होगी ना। अब जब ये सारे मैसेजेस मिल रहे हैं तो बच्चा पैसे को क्या सोच रहा है, गलत सोच रहा है। आप सोचो, पुरानी पिक्चरों पर जाओ आप, एक हीरो है, हीरो को क्या दिखाते हैं, अमीर या गरीब? मोस्टली तो अमीर ही दिखाते। अच्छा नहीं, दोबारा से करते हैं, गरीब दिखाते हैं, है ना, ज्यादातर गरीब दिखाते हैं। हाँ, हीरो को गरीब दिखाते हैं, विलेन को अमीर दिखाते हैं, गुल्लम मिलो में गाड़ियां, ठीक है, दोबारा पूरी। तो जब आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में, एक हीरो को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? हाँ, उसको वो लड़की जो है वो देखती है कि सीधा साधा लड़का है, कुली है, वो एक मशीन ठीक करता है, मजदूर है, राजा हिंदुस्तानी, टैक्सी चलाता है। गरीब दिखाया जाता है। एक विलेन, उसकी पर्सनालिटी कैसे दिखाई जाती है? रिच, लंबी गाड़ियां, बड़ा घर। तो यही बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि अगर खराब हो तो अमीर हो, अगर सही रहना है तो गरीब रहना है। अब अगर मैं आपको आज बोलूं, दो दोस्तों की कहानी आपको बनानी है अभी, तो ये दोनों दोस्तों क्या कर रहे होंगे? इन दोनों का दोस्तों का स्टेटस क्या होगा? मतलब पैसे में एक गरीब एक अमीर। एग्जैक्टली। हाँ। अब ये दोनों दोस्त अमीर क्यों नहीं हो सकते? हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। थॉट क्या जाता है, एक गरीब होगा एक अमीर होगा। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें लोगों ने ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में भाई फीड हो गई हैं बहुत लोगों के, और ये इतनी अंदर तक फीड हो गई ना कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी इससे परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ एक कंपनी का। कोरोना से पहले करीबन वो 10-11 साल से काम कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। उनका टर्नओवर वाज क्लोज टू अराउंड 200 करोड़ के आसपास का उनका टर्नओवर था। ओके, अच्छा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक से आता है कोरोना। ओके, जैसे ही कोरोना आया, उनका पूरा बिजनेस नीचे गया। ऑब्वियसली अब कुछ ऑब्वियस फैक्टर्स थे उसके, और उसकी वजह से आई स्टिल रिमेंबर उनका जब कोरोना चल रहा था उस दौरान, और अभी जब लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ सब कुछ, उनका जो टर्नओवर वाज क्लोज टू अराउंड 25-30 CR। तो मतलब उन्होंने 70-80% वैल्यू उसकी खो दी, अपने ब्रांड की, अपने काम की। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो वैसे मैं ज़्यादातर बिजनेस कोचेस को बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं इंडिविजुअल में ज़्यादा करता हूँ, लेकिन तो हम किसी के थ्रू मिले कि उन्होंने बोला कि इनसे आप बात करो कि दे प्रॉब्ली हेल्प यू। तो क्योंकि उसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, बहुत एनर्जी नीचे हो गई। उन्होंने ये भी सोचने लगा कि इस कंपनी को बंद कर देते हैं, कुछ नया खोल लेते हैं, वो सब चीज़ें होने लगी उनके साथ। तो हमारी मुलाकात हुई, हम बैठे एक बार, और मैंने उनको सुना 2-2.5 घंटे, बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ उन्होंने बोला, बहुत कुछ समझा हमने। और उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बहुत सारे ना हमारे मेंटल बैरियर हैं जिसको उन्होंने पकड़ लिया था, जिसको उन्होंने समझ लिया था। और वो कहाँ से आया? दूसरे लोगों को सुन के आया। उनका सबसे बड़ा बैरियर क्या था कि अब बिजनेस में वो बात नहीं रही। अब आपको अगर बिजनेस में बहुत सक्सेसफुली काम करना है तो आप ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन जाना उतना आसान नहीं है। वो एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म बेसिकली नहीं आ रहा था। पुराने लोग छोड़ गए हैं क्योंकि आप उनको अफोर्ड नहीं कर पाए, नए लोग मिलना मुश्किल है। अब ऐसे ऐसे उनके कुछ हमने लिस्ट डाउन किए। जब उनको सुन रहा था तो उनके इतने सारे बिलीफ बन गए जिसकी वजह से उनको ये रियलाइज हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये 25 करोड़ पहुंच गया, अगले साल कम होगा, फिर कम होगा, 1-2 साल में हमें इसको बंद करना पड़ेगा। तो क्या हम इसके लिए कॉल ले लें? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या अब हम कॉल ले लें इसको करने के लिए, आप व्हाट डू यू थिंक? मैंने उनको बोला देखो यार, इतना टाइम आपने दे ही दिया है, ऑलरेडी बिजनेस का लॉस हो ही गया है। वाई डोंट यू गिव योरसेल्फ अराउंड 6 मंथ्स, 6 महीने आप अपने आप को देख लो। फिर मैंने उनके साथ कंसिस्टेंटली उनके बिलीफ लेवल पे काम किया। तो मैंने उनको एक एक्सरसाइज दी कि आप अपने सारे बिलीफ्स लिखो कि जो आपके बिजनेस है वो क्यों नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं कर रहे, अब रीज़न क्या है। तो उन्होंने वो सारे लिस्ट डाउन किए, और लिस्ट डाउन करने के बाद
तो मैंने उनको एक और शीट दी, मैंने उनका इसमें आप लिस्ट डाउन करो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो, या आपका जो सर्विसेज आप जो दे रहे हो, वो लोगों की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करता है। तो उन्होंने चैलेंज लिखे 4-5 और वो उसके लिए तो उन्होंने भर दिए 2-3 पेज जो लोगों की हेल्प कर सकते थे। एंड जब वाइल राइटिंग इट डाउन ही वॉज वेरी हैप्पी। और मतलब जब उसने वो लिख लिया और हमने कुछ बात नहीं की, मतलब ही सेड वन थिंग कि अमित आई गॉट माई आंसर। आज मतलब अभी आई थिंक इट्स बीन 3 years, almost 3 years now, they have reached, I think जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उनका टर्नओवर वाज अराउंड 150 करोड़ और अभी दे विल एक्सीड 200 करोड़ प्लस, एंड इन जस्ट इन द स्पैन ऑफ लास्ट 3-4 years, 2-3 years नाउ। एंड ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो बिलीफ लेवल पर चेंज लाना जरूरी था, मार्केट को एक्सेप्ट करना जरूरी था, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना जरूरी था, फोकस उन पर करना था जो हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि जिस नजरिए से आप जो देखते हो वही दिखता है आपको। आप जो देखने की कोशिश करते हो वही दिखता है। आप अगर चीजें अच्छी देखने की कोशिश करोगे वो अच्छी ही दिखेंगी, खराब देखोगे तो खराब ही दिखेंगी। तो वो सिर्फ नजरिया बदला, वो लेंसेज जो हमने पहने हुए थे उनको बदल के चेंज करके देखना शुरू किया। जब आंखें खराब हो जाती हैं या थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है तो डॉक्टर कहता है इस पे ये लेंस पहन लो, ये लेंस पहन लो, वो चेक करता है मल्टीपल कि कौन सा लेंस दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है। और जैसे उन्होंने वो लेंस, परफेक्ट लेंस उनको मिले, वो नजरिया, आज मैं आपको बोल दूं कि मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू कि वो इतने खुश रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहते हैं कि अब मैं इतना खुश रहता हूं, मेरा जो पर्सपेक्टिव है बदल गया। एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी फॉलो की जो मैंने उनको बोला कि करना चाहिए आपको, कि आपके पास बहुत कम लोग बचे हैं, पुराने तो बहुत ही कम है और जो नए हैं वो ज्यादा है। आपके जितने भी लोग हैं ना, स्टार्ट शोइंग ग्रैटिट्यूड, क्योंकि वो इतना डिस्कनेक्ट हो रहे थे, वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करते थे, सभी के लिए लोग रख दिए थे, सबके ऊपर लोग थे तो ना लोगों से बात करते थे। तो मैंने कहा एक काम करो, आप ना स्टार्ट सेइंग थैंक यू अ लॉट। आई नो इट इज डिफिकल्ट, यू आर द बॉस, स्टार्ट सेइंग थैंक यू। एंड उसके बाद मतलब आफ्टर आई थिंक जब हमारा 5-6 महीने बीत गए इस चीज़ को करते हुए, प्रोसेस को करते हुए, उन्होंने एक्सप्रेस किया कि जो मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आज है वो ये है कि मुझे थैंक यू कहना आता है। और इस थैंक यू ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया, ग्रैटिट्यूड ने। क्योंकि ग्रैटिट्यूड को माना जाता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर होता है। एक तो सबसे ऊपर होता है लॉ ऑफ लव, प्यार होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, चाहे वो अपने लोगों से हो, पार्टनर से हो, फैमिली से हो, उसको सबसे ऊपर माना जाता है। उसी के इक्विवेलेंट माना जाता है ग्रैटिट्यूड को। यानी कि आप दिल से थैंक यू महसूस करते हो, जो भी आपके पास है, भगवान ने आपको जो कुछ दिया या जो लोग आपके पास है, आप थैंक यू बोलना शुरू करते हो। उन्होंने कहा कि जो टीम हमने अब बना ली ना, जो मुझे लग रहा था ये कुछ नहीं कर पाएंगे, यंग लोग हैं ये, अब वो एक ऐसी टीम बिल्ड हुई है जो उन्होंने सोचा था कि जो पुराना पोटेंशियल था उससे भी बहुत ऊपर। एंड इट जस्ट हैपेंड बिकॉज उनका एटीट्यूड अबाउट हिज बिजनेस, जो बिजनेस के लिए उनका नजरिया बदलना शुरू हुआ, एंड थिंग्स आर ग्रेट। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ, ऐसे मेरे पास तो कई 100 एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया, एंड जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना नजरिया बदला। सो इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट अगेन, फिर वही चीज़ मैं बोलने वाला हूँ। ग्रैटिट्यूड की हम बात कर रहे थे अमित भाई, डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब थैंक यू बोलना शायद उतना डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए जितना है। आपको क्या लग रहा है, रियल लाइफ में लोग थैंक यू, सॉरी नहीं बोल पाते हैं, उसका क्या रीज़न है? लोगों को लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, आई लव यू बोलना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझते हैं सब। बट मैं बोलता हूँ समझते नहीं है, कोई नहीं समझता, बोलना पड़ता है। आप एक रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी हो चुकी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आपको अपने पार्टनर को थैंक यू बोलना पड़ेगा, आपको आई लव यू बोलना पड़ेगा। माँ बाप ने आपके लिए कुछ किया है, उनके लिए थैंकफुल एहसास होना जरूरी है, पैर छूने जरूरी है, ब्लेसिंग लेनी जरूरी है, और बार बार उनको एहसास कराना जरूरी है कि आपकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। जब तक आप अपने माँ बाप को ये एहसास कराते हो ना कि जब आप लाइफ में कुछ कर लेते हो और उनको ये एहसास होता है कि मेरा बच्चा आज भी अपनी मेहनत को नहीं हमें ही श्रेय दे रहा है, हमें ही भी बोल रहा है कि यार हम लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं जस्ट क्योंकि हमें माँ बाप ने जिस तरह से पाला, उस वक्त सोचो माँ बाप की क्या फीलिंग होती है। वो गर्व से उनकी आंखें, उनके कंधे ऐसे ऊंचे हो जाते हैं कि ये हमारा बच्चा है। क्योंकि ना ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है ना, मतलब वो आपको अनबिलीवेबल जगह पर लेके जाता है। आप खुद सोचिए, आप
आप और मैं एक जगह खाना खाने गए, एक शादी में, और हमें कोई वेटर सर्व कर रहा है, ठीक है, मैंने उसको बोला यार ठीक है यार और मत डाल यार, बस हो गया खत्म, ठीक है। आपने क्या बोला, यार तुमने जो पनीर टिक्का लाया हो ना यार, ये बहुत बढ़िया लग रहा है यार, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। वो क्या बोलेगा, सर मैं और लाऊं? मुझे नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा। ये यूनिवर्स का रूल है। यूनिवर्स क्या कहता है, जो चीज आपके पास है अगर आप उसके लिए थैंकफुल हैं तुम्हें और दिया जाएगा। एक खराब रूल भी है जो बड़े सुनने में ऑकवर्ड लगता है, जो चीज आपके पास है अगर आप उसके लिए थैंकफुल नहीं है तो जो है वो सारी चीजें भी आपसे ले ली जाएंगी। क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं हो तो भगवान क्या देख रहा है, यार इसको पसंद नहीं आ रही, ले लो। लेकिन जिस चीज के लिए आप थैंकफुल हो, प्यार के लिए थैंकफुल हो आप, भगवान कहता है यार ये तो बड़ा खुश है यार बच्चा, इसको दे दो आप। अब खुद सोचो, आपने भगवान से मांगा कि भगवान मुझे ना एक गाड़ी चाहिए, भगवान ने ना गाड़ी नहीं दी आपको, आपने बहुत मेहनत की, भगवान ने गाड़ी नहीं दी, भगवान ने ना आपको एक बाइक दी। तो मैं एक पॉडकास्ट में था, उन्होंने एग्जांपल शेयर किया था, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने आपको बाइक दे दी भगवान ने, आप उस बाइक को ना केयर ही नहीं करते, आप उसका ध्यान ही नहीं रख रहे हो। दूर से खड़ी हुई गाड़ी देख रही है आपको कि भाई गाड़ी मांग रहा था, बाइक का तो ख्याल रखा नहीं गया इससे, तो मैं क्यों ही आऊं। लेकिन अगर आप उस बाइक का ध्यान रख रहे होते, संभाल रहे होते, टाइम से सर्विस कर रहे होते, साफ रख रहे होते, भगवान देखता तो क्या बोलता, भगवान देखता और ये बोलता कि भाई इसे तो मैंने वो दिया था जो इसने चाहा भी नहीं था, जो इसका सपना भी नहीं था, अगर मैंने इसको वो दे दिया जो इसका सपना है तो उसका कितना ध्यान रखेगा यार। ये है ग्रैटिट्यूड। तो जो चीज है जो हमें लाइफ में मिला है उसको संजो के रखना, उसकी इज्जत करना, उसको प्यार देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सक्सेसफुल, आपको पता है, आप बिजनेस में हो, बहुत समझते हो आप इस चीज को, लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल नहीं है, उस सक्सेस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, उसको मल्टीप्लाई करना ज्यादा मुश्किल है। वन टाइम सक्सेस तो बहुत लोगों को मिल जाती है, लेकिन वो कहाँ लोग टिक पाते हैं, कहाँ लोग रुक पाते हैं, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ जाता है, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई और है नहीं, मैंने ही बिल्ड किया है, मैं ही अकेला हूँ जो, तो ग्रैटिट्यूड है ही नहीं। फिर भगवान क्या बोलता है, ठीक है यार अकेले ही ले लो आप, जब आपने अकेले ही सब कुछ किया आप भी कर लोगे आप, फिर लोग छूटते जाते हैं, फिर रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड लोगों को, बिजनेस को आपको बहुत अच्छी जगह पर लेके जा सकता है। एक वक्त की बात है, मुझे याद है, एक बिजनेस में ही थे वो, थोड़ा उनका उस तरह का बिजनेस था, मतलब देसी बिजनेस था, लाला टाइप बिजनेस था, अपना गले पे बैठना, काम चलाना, शॉप थी उनकी प्रॉपर अच्छी, ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छा टर्नओवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मतलब एक वक्त के बाद उन्होंने मतलब बहुत अच्छा किया, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि यार आना हम साथ में मिलके करते हैं, साथ में मिलके करेंगे, हम और अच्छा करेंगे। अब जैसी वाइफ ने उनको ज्वाइन किया, उसके बाद ना मतलब वो ना थोड़ा एक अलग उनका ना नजरिया बनने लगा, उनका नजरिया ये बनने लगा, चलो ठीक है मैंने तुम्हें देखा कुछ तो कर रही हो तुम, अब पहले तो कुछ भी नहीं कर रही थी तुम, वो एटीट्यूड ने बिल्कुल अलग सा होने लगा उनका, धीरे 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 धीरे, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप भी खराब होने लगे, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब भी होने लगी। फिर समहाउ, मतलब ये मैं वो बता रहा हूँ जिनसे मैं मिला पर्सनली, मतलब मैं उनको गाइड नहीं करता था, बट किसी के थ्रू मेरे को पता चला था, तो मैंने उन लेडीज से मेरी पहले बात हुई थी कि ऐसा सजेशन होता है, तो इस सजेशन में क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला हस्बैंड से मिलवाना मेरे को आप। तो मैंने सिर्फ इतनी कोशिश की समझाने की कि जो चीज़ें आप आज जो आप अपनी जो शॉप है, अपना जो पूरा काम है, इतना बड़ा काम है आपका, लोग जानते हैं, मानते हैं आपको, चांदनी चौक में शॉप है उनकी। मैंने कहा वो इस वजह से है क्योंकि आपको पता है कि आप जब नहीं हो तो पीछे से टेंशन नहीं है आपको। आज जो आपने पिछले 2 साल में इसको पूरे काम को मल्टीप्लाई कर दिया है, 1 से 3 शॉप खोल ली है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको पता है पीछे से कोई है। और उसके बाद भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब बहुत ही सिली था, उन्होंने मेरे सामने अपनी बीवी के पैर छुए मतलब बड़ा ही, लेकिन ना वो उस दिन के बाद मैंने ना एक्चुअली में वो महसूस किया कि जो पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है ना वो कितनी स्ट्रांग होती है। उस इंसान ने वो दिल से महसूस करना शुरू किया, नजरिया लाना शुरू किया कि यार मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, और स्पेशली मेरी लाइफ में मेरे जो पार्टनर है, मेरे जो लोग हैं, मेरी टीम है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक अकेला इंसान कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकता, थक जाएगा वो, रुक जाएगा वो, क्योंकि उसकी ज़रूरतें लिमिटेड है, वो मीट हो जाएंगी, फिर क्या करोगे। लेकिन उसके बाद धीरे 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 धीरे
दे ग्रू सो वेल, वो बहुत अच्छा ग्रो किए, आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी, सिर्फ ग्रैटिट्यूड की वजह से। वंडरफुल। ज़्यादातर लोग मेरे पास जो अमित भाई आते हैं बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए या कोई भी सजेशन लेने बिजनेस के, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप टीम बनाइए सबसे पहले, क्योंकि जब तक आपके पास टीम नहीं है आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो उनका ये रहता है सर लड़के रुकते नहीं है। कभी उनके शॉप पे जाके उनके ऑफिस में जाके देखोगे ना, छोटू इधर आ, तू ये कर ले, तू ये कर ले। जब आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहे हो, उनके काम के लिए उनको थैंक यू नहीं बोल रहे हो, आपके पास लोग क्यों रुकेंगे? मेरे मतलब दिस पॉडकास्ट यू आर द गेस्ट, तो मुझे अपने कंपनी के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमारे एम्प्लॉइज छोड़ के नहीं जाते हैं अमित भाई। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ग्रैटिट्यूड। जो अच्छा काम करता है हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। अगर मुझसे कोई गलती होती है मैं खुद से सॉरी बोलता हूँ। सो इस वजह से, और ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस पॉडकास्ट करने का ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा लोग पॉडकास्ट को देखें, लेकिन ये होता है कि जितने लोग देख रहे हैं ना पॉडकास्ट को, उनको एंड में ये हो हाँ यार आज मज़ा आया, आज कोई एक दो चीज़ें नई सीखने को मिली। इसीलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अमित भाई, बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्राहक लाना, क्लाइंट्स लाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इनका ग्राहक लाने से कोई लिंक है? देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको मैं जानता था, इंश्योरेंस के लिए मिला था मुझे वो। ठीक है। उसने मुझे बोला कि सर इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा था वो, मैंने खरीदा उससे। फिर उसने बोला सर बड़ा मुश्किल होता है इंश्योरेंस बेचना, बड़ा दिक्कत होती है, इतने लोगों से मिलता हूँ, ये रेशो आता है, 10 लोगों से मिलता हूँ तो एक बंदा ही हाँ बोलता है। अब ये उसके थॉट में आया हुआ है बिकॉज ऑफ द खुद के एक्सपीरियंस या पास्ट के एक्सपीरियंस है, किसी ने बोला कि ये रेशो चलता है, इस तरह से तुम्हें काम करना होता है। मैंने उसको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की कि भाई ये बिलीफ मत बिठा कर बैठो कि जो पहले से आज तक हो गया है वही सही सबसे बड़ी रियलिटी है। जब हम कस्टमर या क्लाइंट को अट्रैक्ट करने की बात करते हैं ना, तो आप ना बेसिक स्टैंडर्ड पैटर्न को भूलने की कोशिश करो। पहला तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार अगर मैं 50 लोगों से मिलूंगा तभी जाकर एक क्लोजर आएगा, या मैं ज्यादा क्लाइंट तभी अट्रैक्ट कर पाऊंगा जब मैं बहुत सारे लोगों से बात करूंगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इंश्योरेंस में या दूसरे सेक्टर में 10 लोगों से मिलते हैं, 5, 6, 7 डील क्लोज करते हैं, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, their knowledge, their confidence on what they are up to, ये उससे सब कुछ डिपेंड करता है। तो कई बार क्या होता है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इसमें बात करते हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि आप अपने पुराने बिलीफ छोड़ो, जो आपने पुराना सीखा उसको मत छोड़ो, बिलीफ्स को छोड़ो। ये सोचना बंद करो कि मुश्किल है यार ये काम, नहीं, ये बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आप। मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा जो जिन्होंने मुझे ये बोला कि सर मैंने जो पिछले 3 महीने में काम किया, आपसे मिलने के बाद मैंने 15 दिन में काम कर लिया, वो 3 महीने का, इक्विवेलेंट टू दैट। एंड इट इज बिकॉज मतलब बिजनेस की बात हो रही है इसलिए बहुत सारे लाइव टेस्टिमनी शेयर हो रहे हैं। ये जस्ट एटीट्यूड की बात है। उन सबको ये बिलीव छोड़ने पड़ेंगे, लोगों को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। मैं एक इसमें बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूं कि जो कोई भी कर सकता है उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। सबसे पहले ना आप अफर्मेशन से लिखना शुरू करो। अफर्मेशन राइटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप एक स्टेटमेंट फॉर्म करते हो जिसमें आप ये बोलते हो कि जो चीज आप चाहते हो, जो होना चाह रही है, आप चाह रहे हो, उसको आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिखो, थैंक यू गॉड इस महीने मैंने 20 क्लोजर किए। अगर जो भी आपका टारगेट है आप उसको रोज लिखो, थैंक यू गॉड इस महीने मैंने 20 क्लोजर किए। पहला काम ये करना है, इस स्टेटमेंट को हर रोज सुबह 10 बार लिखना है, और ये रामबाण है। दूसरी चीज अगर किसी ने भी कर ली, मैं आपको बताता हूं उसके जो टारगेट है ना, मंथली टारगेट ऐसे कैसे पूरा हो नहीं रहा, 100% होगा। उसको क्या करना है, सुबह उठते ही जब वो बेड से उठता है, मतलब आप सो के उठ गया है, अलार्म लग गया है लेकिन उठा नहीं है, आंखें खुल गई हैं उसकी, उस वक्त उसको अपना पूरा दिन विजुअलाइज करना है कि उसका पूरा दिन कैसा जाने वाला है। वो कि अभी मैं वो आंख बंद करके विजुअलाइज करेगा कि अभी मैं उठूंगा, ब्रश करूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा, गाड़ी में जाऊंगा, यहाँ करूंगा, फिर उसके बाद मेरी इसके बाद साथ मीट है, उसके बाद मैं उससे मिला, उसने मेरे को हाँ बोल दिया, उसने मुझे उसका चेक इशू कर दिया, फिर मैं शाम को दूसरे क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, उसने भी मुझे एक चेक दे दिया, शाम को मैं बॉस से मिलूंगा, उसको मैं सारा अपडेट दूंगा, वो मुझे खुश होगा, मुझे शाबाशी देगा, उसके बाद मैं घर वापस आ जाऊँगा, फिर से मैं सो जाऊँगा और बहुत खुश रहूँगा पूरे दिन। थैंक यू गॉड इस पूरे दिन के लिए, ये विजुअलाइज करेगा वो।
ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को रिजल्ट मिले हैं जो वो बोलते हैं कि 6 महीने बीत गए सर, हमें 1 महीने का काम नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने ने 6 महीने का काम कर दिया। विजुअलाइजेशन टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है जो हर कोई पर्सन भी कर सकता है। ये सिर्फ सेल्स वालों के लिए जरूरी नहीं है, बट एनीबडी हु इज वर्किंग, वो अपने पूरे दिन को सुबह विजुअलाइज कर ले कि आप कैसा चाहते हो कि आपका पूरा दिन वैसा हो, और आप देखना कि सब कुछ बदल जाएगा आपके लिए। ये 2 चीजें करनी चाहिए हर किसी को। वंडरफुल। 2-3 चीज़ें जो समराइज करें अभी तक जो हमने अमित भाई डिस्कस की है। इट्स अगेन, ये शायद स्टेटमेंट में तीसरी बार बोल रहा हूँ, इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट। एग्री। मुझे क्या करना है, कितना बड़ा काम करना है, ये आप विजुअलाइज कर लोगे तो आधे तो आपके काम हो गए। Agree. अब ज़्यादातर लोग आजकल सोशल मीडिया लाइफ में क्या कर रहे हैं अमित भाई, सोशल मीडिया नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। हाँ। जितने गंदे आप कमेंट करोगे, जितना आप वैसी चीज़ें करोगे, आपका कंटेंट या आपके कमेंट्स हाईलाइट होने के उतने चांसेस है। फॉर एग्जांपल, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर कोई ये कमेंट करेगा कि ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, उसके कमेंट को शायद कोई लाइक ना करे, लेकिन अगर इस पॉडकास्ट में कोई कमी निकाल के कोई लिख देगा ना कि तुम्हारे पीछे जो किताब रखी है उस पे देखो कि कितनी गंदी चीज लिखी हुई है, उस पे 10 लोग लाइक्स कर देंगे। नेगेटिविटी को ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया भर भर के प्रमोट कर रहा है। करेक्ट। अच्छे लोगों को तो दिखाया ही नहीं जा रहा है, जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उनका तो रीच ही बहुत कम है। Exactly. और जो मतलब बेहद बेहुदा चीजें बना रहे हैं उनको दिखाया जा रहा है। तो मोटा मोटा युवाओं को ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे अमित भाई भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हैव क्लैरिटी ओवर क्या करना है। अमित भाई, आजकल जो बिजनेसेस कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को सर्वाइव करना ही मुश्किल हो रहा है, और इंटरनेट पे देख रहे हैं कि मेरे को तो थ्राइव करना है। तो कैसे इस सर्वाइवल वाले जर्नी से थ्राइवल वाले जर्नी पे जा सकते हैं? उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है? देखिए, इसके लिए ना सबसे पहले मैं जितने भी जो बड़े गोल रखते हैं, या आप ऐसे गोल रखते हो जो आप चाहते हो कि मैं इसको कुछ भी करके अचीव करना चाहता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि सबसे पहले मैं एक तंत्र बताता हूँ आपको, एक रामबाण बताता हूँ। उसका एक और रामबाण ये है कि जहां पर आपका जो वर्किंग प्लेस है उसमें ना विजन बोर्ड बना दो। ओके। विजन बोर्ड में आप वो सारी चीजें लिखो जो आपके प्राइमरी गोल है। ठीक है, आप विजन बोर्ड बनाए। विजन बोर्ड बनाने का एक तरीका होता है, विजन बोर्ड इज नथिंग बट योर ड्रीम्स, आपका ड्रीम चार्ट है। मुकुल, विजन बोर्ड भाई अपना भी बनाओ यहाँ पे, ये वाली बात सर की नोट कर लो। और ये बात, ये वाला जो पार्ट है पॉडकास्ट का, ये एडिट भी नहीं करना है, ये लोगों को जाना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम खुद इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। प्लीज। तो इसमें क्या कर सकते हैं, विजन बोर्ड बनाइए, येलो चार्ट पेपर लीजिए, हाँ, इंटरनेट पे जाइए, जो चीज आपके गोल है, जो भी आपके गोल है, उस गोल से रिलेटेड कलर प्रिंट आउट लीजिए। एक अच्छी टीम बनानी है आपको, अच्छी टीम की फोटो ढूंढो। एक जो भी, अगर एक अच्छा सा ऑफिस बनाना है तो अच्छे ऑफिस की फोटो ढूंढो, प्रिंट आउट लो और उसको उस पर लगा दो। ठीक है, और आप क्या करो, हर रोज 2 से 3 मिनट आप उसको विजुअलाइज करो कि वो जब आप उसके सामने खड़े हो तो उसको बहुत गौर से देखो। तो पहला टास्क ये करना है। दूसरा गोल, जितने भी लोग आपके जो मेन लोग हैं, मेन पिलर्स जो आपकी कंपनी के, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, उनके डेस्क पे उनके विजन बोर्ड होने चाहिए। जो पिन बोर्ड्स होते हैं ना, पिन बोर्ड्स, उस पिन बोर्ड पे उनके गोल उनके सामने होने चाहिए। ये तो मतलब आपको बता रहा हूं कि ये मतलब एक कंपनी को मैं ओवरऑल कंसल्ट कर रहा था, मैंने पूरी कंपनी में करवा दिए थे वो। मतलब 150 लोग थे, 150 के 150 मतलब जो टॉप, उसमें से 11-12 लोग उनके मेन लोग थे, और जो उनके नीचे लोग थे जो ऑफिस आते थे, सबके टेबल पर वो क्लियर था। उन्होंने खुद ही लिखा था, सबने, कोई कंपनी नहीं लिखेगी, उन्होंने अपने हाथ से, अपने ही हैंडराइटिंग में सबको अपने अपने प्राइम गोल्स, पर्सनल भी, जो उनके पर्सनल गोल है लाइफ के, प्लस जो उनके ऑफिशियल गोल है, पहले महीने, फर्स्ट मंथ में आपको बता रहा हूं, उनकी प्रोडक्टिविटी जो अब तक मान लेते हैं 100 रुपए का बिजनेस कर रहे थे, पहले ही महीने उन्होंने, अगले ही महीने उन्होंने ऑन एन एवरेज 130 रुपए का 130% उन्होंने ग्रोथ अचीव की थी। 30%। क्योंकि जब आप अपने गोल को कंसिस्टेंटली देखते हो, अपने विजन में रखते हो, जब आप अपने विजन में रखा हुआ है तो क्या होता है, आपको ना रिसोर्सेज मिलते हैं, तरीके मिलते हैं उसको एक्सपैंड करने के। और यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि आपने उसको अट्रैक्ट किया, आपने उसको ऑब्जर्व किया, आपने उसको विजुअलाइज किया, अब क्या हो रहा है,
आप उसको महसूस कर रहे हो, और जब आप उसको महसूस करने लगते हो तो आपको ना उसको अचीव करने के ना रास्ते मिलने लगते हैं। वो कांस्टेंट रिमाइंडर किसी और का नहीं होता, आपका खुद को बार बार रिमाइंडर होता है, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे यहां पहुंचना है, और आप उसके लिए एक्शन लेने लगते हो, तब जाकर आप अचीव करते हो। स्पेशली जो कंपनी नंबर ओरिएंटेड है, जिनके टीम के गोल नंबर ओरिएंटेड है, उनको तो 100% करना ही करना चाहिए। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो लोग यूज कर सकते हैं इसको। विजन बोर्ड तो हम भी बनाने वाले हैं, इनफैक्ट मेरा बना हुआ है, लेकिन जो आपने एम्प्लॉयज का बताया वो हमारे यहाँ नहीं है, एंड आई थिंक वो हम भी करेंगे, और शायद बहुत बड़ा एक चेंज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी उससे आने वाला Absolutely, sir, absolutely. है। तो जनरली क्या रहता है अमित भाई के लोग KRAs इन KPIs बना लेते हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन अगर एक विजन बोर्ड मतलब उसको विजुअलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर बनाया जाए कि कैसा दिखने वाला है, तो आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। एग्जैक्टली। और आप सोचिए ना, KRA KPIs आप जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तब तो बन जाते हैं, उसके बाद उसको कब चेक किया जाता है? जब अगले साल पूरा रिव्यू होता है, उसी वक्त निकाला जाता है उसको, ताकि आप अपनी एक्सेल या अपनी PPT बना सके कि मेरे KPI में कहां पहुंचा हूं। आप कोई ऑब्जर्व नहीं करता, और जिस चीज को आप देख नहीं रहे हो, महसूस नहीं कर रहे हो, उस चीज को अचीव करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इट वर्क्स लाइक वंडर। ग्रेट। अमित भाई, लेटिंग गो, रिलेशनशिप्स की बात कर लें, बिजनेस की बात कर लें, जॉब्स की बात कर लें, लेटिंग गो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, लेकिन उसको जाने नहीं दे पा रहे हैं। गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आप बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन यू। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको लेट गो करना। आप मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कई बार उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन उनको लेट गो नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है लेट मी गिव इट अनदर ट्राई, लेट मी गिव इट अनदर ट्राई, आप उनको जाने नहीं दे सकते हैं। बिजनेसेस में भी ऐसा होता है, आपके कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपको लगता है यार ये चला जाएगा तो मेरा बिजनेस हैम्पर हो जाएगा, चाहे वो ऑलरेडी डिजास्टर कर रहा हो। ऐसे ही जॉब्स में भी रहता है कि कंपनी में टॉक्सिक कल्चर में काम करते रहते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। लेटिंग गो का क्या, कैसे इस चीज़ को हैंडल करें? मुझे लगता है, आई थिंक इस पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। लेटिंग गो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप लेट गो नहीं करते तो आप अपने ऊपर बहुत सारा बोझा उठा के बैठे हो। लेटिंग गो इज लाइक आप जा रहे हो एवरेस्ट पर, बट एवरेस्ट पे जाने के लिए एक बैग की जरूरत है, आपने 6 बैग पकड़े हुए हैं, आप कभी नहीं पहुंच पाओगे ऊपर, कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेटिंग गो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस ना हमें कई बार बांध देते हैं। जैसे लोगों के साथ है हमारे एक्सपीरियंस, हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया तो हमारा थॉट आ जाएगा कि यार ये पहले भी हो चुका है, खराब हो चुका है, यार लोगों पे इतना आसानी से विश्वास मत करो यार। आप ही अपनी टीम को बोल रहे हो या किसी को भी बोल रहे हो या खुद से बोल रहे हो अपने आप को, आपने पहले कुछ हुआ और वो एक्सपीरियंस लेकर आप बैठ गए और आप कुछ नया नहीं करना चाह रहे हो, डर गए हो। ये सारा लेटिंग गो का प्रॉब्लम है। आप लेट गो नहीं कर रहे हो, आप उसे जाने नहीं दे रहे हो। जब तक आप उसे जाने नहीं दोगे, आप कभी भी कुछ भी बड़ा अचीव नहीं हो पाएगा। जैसा आपने बोला रिलेशनशिप में तो बहुत होता है, जॉब में बहुत होता है। एक टॉक्सिक कल्चर है, ठीक है, आप उससे निकलना चाहते हो, लेकिन आप उससे सिर्फ इसलिए नहीं निकल रहे हो यार मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं बाहर, अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलेगी ही नहीं, या ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो सब आप स्टक रहोगे मेंटली। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि भाई ये जो यूनिवर्स है इसमें अपॉर्चुनिटी भर भर के हैं, काम भर भर के है। जब आप अबंडेंस नहीं देखोगे तो कभी नहीं दिखेगी। हमारे भी ना बिजनेस में भी हमारे ना कुछ पैटर्न्स होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं कि इसी तरीके से काम होगा। हम बिल्कुल ओपन नहीं होते, यानी कि हम लेट गो नहीं करना चाहते। हमें नए आइडियाज देते हैं टीम, हम बिल्कुल जैसे कोई हमें आइडिया देता है हम बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, हम सुनना ही नहीं चाहते, हम वेलकम ही नहीं करना चाहते कुछ क्रिएटिविटी को, कुछ अलग करने को। क्योंकि जब अलग लोग आते हैं वो कुछ अलग करना चाहते हैं, अलग तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन जब हम रिजिड हो जाते हैं, हम लेट गो नहीं करते अपने थॉट्स को, तब हमारी जो थॉट वो है, जो सक्सेस है, वो लिमिट हो जाती है। इसीलिए इसके साथ साथ भी इनफैक्ट हम अपने पुराने एक्सपीरियंस से जो हमारे बहुत खराब रहे, जो आपके एक्सपीरियंस खराब रहे, रिजल्ट खराब आए,
आप इतने घबराने लगते हो नए डिसीजन लेने में। तो जब तक आप उनको छोड़ोगे नहीं, तब तक आप कुछ बड़ा नहीं मिलेगा। आप देख लेना, आई एम श्योर बहुत सारे लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसमें, एक वक्त ऐसा आया होगा कि लाइफ में जब जॉब नहीं रही होगी हाथ में और ऐसा लगा होगा कि जिंदगी चली गई, लेकिन उसके बाद 1 महीना 2 महीने 3 महीने के बाद आपको एक ऐसी जॉब मिली जो आपको लगा यार शायद ये जो हुआ था ना ये इसीलिए हुआ था कि मुझे इतनी अच्छी जगह मिलनी थी, अच्छे लोग मिलने थे, अच्छी सैलरी मिलनी थी, अच्छे बॉस मिलने थे। यार कई बार हम ये सोचते नहीं है क्योंकि हम वो छोड़ ही नहीं पाते, पुरानी चीज़ों को छोड़ ही नहीं पाते। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ इट हैज़ गॉट अ मास्टर प्लान टू इट। हर चीज़ का एक मास्टर प्लान होता है, हम उस मास्टर प्लान का हिस्सा हैं। और जब भी आपके साथ कुछ हो, आपको ये समझना है कि कुछ बेहतर और आने वाला है, यही थॉट रखना चाहिए। और जो जा रहा है उसको जाने दो। अगर आपका कोई एम्प्लॉय है जो जा रहा है और बहुत स्ट्रांग एम्प्लॉय, मैं मानता हूं, लेकिन आप व्हाई यू आर बीइंग सेल्फिश, आप सेल्फिश हो अगर आप उसे रोकना चाह रहे हो। उसको कहीं अच्छा दिख रहा होगा ना आपसे अच्छा, कोई बात नहीं यार, आप उसको अच्छा दे सकते हो तो आप रोक लो, और आप नहीं दे पा रहे उसको खुशी खुशी अलविदा करो ना। कि कल को जाकर ये बच्चा परेशान हो जाएगा, कहीं कुछ ऐसे दुख हो, परेशानी हो, जॉब ना हो, तो मेरे को तो इसकी जरूरत है, ये वापस आ जाएगा। तब जब आप ऐसा छोड़ते हो, इस सोच से भेजते हो, तब जाकर आप लाइफ में और चीजें अट्रैक्ट करते हैं। बहुत जरूरी है लेट को। तो मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूं जो आई एम श्योर लोगों को समझ में भी आएगा और लोग रिलेट भी कर पाएंगे। ओके। स्टीव जॉब, सब लोग उनका नाम जानते हैं, राइट। जानते हैं कि वो कौन है और क्या किया उन्होंने। राइट। जब एप्पल के फाउंडर जब उन्होंने स्टीव जॉब ने एप्पल को फॉर्म किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ साल काम करने के बाद उन्हीं को एप्पल कंपनी से फायर कर दिया गया। अब आप सोचिए कि अगर उन्होंने उस बात को लेट गो नहीं किया होता तो क्या होता। एप्पल से बाहर निकलने के बावजूद भी उन्होंने 2 बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बनाई, पिक्सार एंड नेक्स्ट। इन कंपनी को बेहद बड़ा बनाया। जब वो कंपनी बड़ी हो गई, उनको वापस से एप्पल में बुलाया गया। लेकिन वो ओपन थे हमेशा बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए, एप्पल के लिए, हर चीज जो उनकी लाइफ में आ रही है। क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं जो मैं लेट गो कर रहा हूं, इट विल ओनली गिव मी अबंडेंस। आज के दौर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, एलन मस्क का एक वक्त ऐसा था जब लोगों ने उसे बोला कि यार तुम क्या ये मून का, स्पेस का ये कर रहे हो, स्पेसएक्स बना रहे हो, इससे क्या होगा, पहले तुम अपनी कंपनीज है, टेस्ला है, बाकी चीजों को ठीक कर लो। तो उन्होंने पेपाल को बेचा, और आई थिंक $150 मिलियन में उन्होंने बेचा। उसके बाद जो भी सारा पैसा था, पर्सनल पैसा, ये पैसा, सारा पैसा वो अपनी जो 2-3 कंपनी थी, स्पेसएक्स, टेस्ला और एक और जो कंपनी थी, उसमें इक्वली बांट दिया कि अगर ये जो भी कुछ है मैं सब कुछ लगा दूंगा, और मैं उस सक्सेस जो पेपाल के थ्रू मुझे मिली मैं उसको भी लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो उसने भी उस सक्सेस को लेट गो किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ही बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और आज जो वो कर रहे हैं वो पैसों से बियॉन्ड है, इट इज नॉट मनी। आप उनको देखोगे क्या दिखेगा, एक टी शर्ट पहनते हैं, ब्लैक कलर की टी शर्ट, ब्लैक कलर के ट्राउजर पहन के वो सारे काम कर रहे हैं। लाइक वो विजन इतना बड़ा है। ये लोग इस लाइफ में सक्सेसफुल इसलिए हो पाए, इनका विजन बड़ा था। लेकिन अड़चन आई, ये आगे बढ़े, ये रुके नहीं रहे, ये अटके नहीं रहे कि नहीं ये तो होना ही चाहिए। उसी से वो आगे बढ़े, उन्होंने लेट गो करना सीखा, और तब जाकर उन्होंने वो सारी चीजें अचीव की जो आज के टाइम में लोगों का सपना, मतलब लोगों के लिए वो सपना देखना भी मुश्किल है। अब स्टीव जॉब को कोई कभी भूलेगा, सदियां बीत जाएंगे, हजारों साल बीत जाएंगे, लेकिन स्टीव जॉब को कभी कोई नहीं भूलेगा। एलन मस्क को कोई कभी भूलेगा। रतन टाटा जी अब नहीं रहे, क्या कभी कोई उनको भूलेगा? उनको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है। हाँ। अब सोचिए आप, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हुई, रतन टाटा जी ने का एक ड्रीम था, मोस्ट अफोर्डेबल कार मेरे को बनानी है। उन्होंने नैनो बनाई। नैनो बहुत बेहतरीन होते हुए भी वो उसका परसेप्शन लोगों के माइंड में चला गया चीप कार, सस्ती कार, अफोर्डेबल कार नहीं, सस्ती कार। बहुत अच्छा नहीं किया उसने मार्केट में, लेकिन क्या उन्होंने नैनो के प्लांट को बंद कर दिया? क्या उन्होंने उस विजन को छोड़ दिया? नहीं। इलेक्ट्रिक नैनो भी आने वाली है। तो क्या होता है जब लोग अपनी लाइफ के पर्पस को कैरी ऑन करते हैं, वो अपने पर्पस में बिलीव करते हैं, तो जो फेलियर मिलता है या सक्सेस मिलती है उसको भी लेट गो करते हैं, उसको भी लेट गो करते हैं, और अपना विजन नहीं छोड़ते। इसी वजह से वो आज वो हैं जहां पर भी आ जाएं। आई एम श्योर ये बहुत बड़ी दुखद बात है जो भी हुआ, बट हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। बट आई एम श्योर, मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब कोई एक जाता है तो
वो अपने बहुत सारे रूप छोड़ के जाता है। जैसे बहुत सारे लोग बाहर आएंगे जो बोलेंगे कि यार ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई विश द सेम। ट्रू, ग्रेट। अमित भाई, बहुत पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सेल्फ बिलीफ की बात कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में ना एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे ना सब कुछ खराब हो रहा होता है। हाँ। अच्छा बिजनेस चल रहा था 15 साल से, साथ में जूडियो खुल गया, अच्छी दुकान चल रही थी, सारे कस्टमर्स अमेज़ॉन पे चले गए, धंधा ठप हो गया, या कहीं पे दुकान थी, गवर्नमेंट ने सीलिंग कर दिया, दुकान ही बंद होगी। एक सीरीज ऑफ फेलियर्स शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या पॉजिटिव माइंडसेट रखना पॉसिबल है? देखिए, आसान तो नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन आप हम हर किसी बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन है, उसको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर चीज का एक वक्त होता है। हर 10 साल में ट्रेंड बदलता है। आप चाहे यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम बना लो, आप कोई बिजनेस खोलो, आप कोई खोखा खोल लो, एक दुकान खोलो, उसका ट्रेंड बदलेगा। और ये ट्रेंड इज नेचुरल साइकिल। इट इज नॉट दैट यू नीड, इट इज अ इनोवेशन, इट इज नॉट इनोवेशन, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज इनोवेशन, इट इज अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन अ बिजनेस। तो पहला तो है कि जब भी आप इतने साल काम कर लेते हो, उसके बाद जब आपसे डिमांड करता है कोई भी वर्क, इनोवेशन या बदलाव, आप उसको ना हेसिटेट करते हो, बदलाव नहीं चाहते हो। आज जूडियो खुल गया, बहुत सारे बिजनेस खत्म हो जाएंगे क्या? पता है कौन से खराब होंगे? जिन्हें लगता है कि हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। जब जूडियो बंद हुआ, अब तो रिलायंस ने भी एक ब्रांड खोल दिया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जूडियो जैसा एक रिलायंस ने भी ब्रांड खोल दिया, सेम कॉस्ट कैटेगरी। आप उसके स्टोर में आप विजिट करोगे ना, आपको लगेगा ये जूडियो क्या, बाहर जाके आप कंपनी चेक कर आओगे, सेम है बिल्कुल उसी के जैसे। आप आज आप देख लीजिए इंस्टाग्राम पर कितने सारे लोग टी शर्ट बेच रहे हैं, सूट बेच रहे हैं, कितने सैकड़ों हैं ये सब। क्या उनका काम नहीं चल रहा है? सबका चल रहा है। लेकिन आप अगर आप यही सोचने लगोगे कि यार मार्केट खराब है, चैलेंजिंग है, नहीं सोचना, वो थॉट नहीं रखना है। बट हाँ, हर कोई काम आपसे एक नई चीज डिमांड करता है। मार्केट की डिमांड को समझो, अपने आप को कंसिस्टेंटली अपग्रेड करो। आप फिक्स थॉट मत रखो, ग्रोथ माइंडसेट रखो। एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। एक माइंडसेट किताब है जिसका नाम है, जो कैरल ड्वेक ने लिखी है, बाय माइंडसेट, ठीक है, सॉरी, कैरल ड्वेक ने किताब लिखी है जिसका नाम है माइंडसेट। बहुत बेहतरीन किताब है। इस किताब में बताया गया है कि 2 तरह के थॉट प्रोसेस होते हैं, एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या है? यही तरीके हैं, ऐसे ही होगा, नया कुछ सीखना नहीं, नया कुछ सिखाना नहीं, उसी पैटर्न पे सारे काम करते रहना। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ये समझना कि सीखना जरूरी है, इनोवेशन जरूरी है, आपको ग्रो करना जरूरी है, नया कुछ करना ही पड़ेगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पता हैं। यह ग्रोथ माइंडसेट है कि आप चाह रहे हो कि आप ग्रो करना चाह रहे हो, आपका माइंड इनोवेटिव, आप चाहते हो कि वो हो, आपको पता है सीखने की बहुत अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ मुझे नहीं पता है। तो जब तक आपका फिक्स माइंडसेट होगा, आप अटके रहोगे। तो जो लोग ये स्ट्रगल करते हैं इतने, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने एक सक्सेस का पीक अचीव कर लिया होता है, अचानक से डिप आता है, वो महसूस नहीं कर पाते, या उसको झेल नहीं पाते, या हैंडल नहीं कर पाते। उनके लिए यही एडवाइस है कि आप ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान बनो। उसी चैलेंज में अपनी टीम को बिठाओ और ये देखो कि करंट मार्केट ट्रेंड क्या है, किस तरह से हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, किस तरह से इनोवेट कर सकते हैं, कैसे इस काम को रीब्रांड कर सकते हैं। आज तक आपने भी बहुत सारी ऐसी कंपनी देखी होंगी जिन्होंने कितनी बार अपने आप को रीब्रांड किया। वोडाफोन पहले हच हुआ करता था, फिर कुछ और हुआ करता था, फिर उसका लोगो बदला, ये बदला, वो बदला, फिर कुत्ता आता था उसके फिर अलग से वो हर बार कुछ करते रहे ना, वो अपने ब्रांड को नए तरीके से वो दिखाते रहे, इनोवेशन करते रहे। फिर वोडाफोन आइडिया हो गया। तो जब तक आप अपने मार्केट के लिए ओपन हो, बदलाव के लिए ओपन हो, आपको कोई मार्केट से हिलाएगा नहीं, आप कभी नहीं लोगे। थोड़े दिन के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, मैं समझता हूं इस बात को, और मुश्किल भी है उसको ऊपर निकलना, लेकिन अगर आपने सही से काम कर लिया तो आपके लिए सक्सेस को कंसिस्टेंटली अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है। अमित भाई, एक बिजनेसमैन का ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक लाइफ कोच भी हैं, आप लोगों को लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस भी देते हैं। तो एक जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, चाहे वो लेट्स से एक स्टार्टअप फाउंडर है या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करके बैठा है, उनका एक डिजायर्ड
रूटीन डे का क्या रहना चाहिए, कैसे उनको पॉजिटिव अपने आप को रखना चाहिए? देखिए ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं है कि क्या रहना चाहिए। ओके मैं ये बता सकता हूं आपको कि जो लोग सक्सेसफुल देखे हैं उनका क्या होता है। ओके एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मतलब 90% केसेस में बोलूंगा, दे टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर हेल्थ। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ गया है कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर डालती है। तो अगर आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करना चाह रहे हो और आपको लग रहा है सिर्फ मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहनी चाहिए तो मैं लाइफ में अच्छा कर लूंगा, आंसर इज नो। इसके साथ साथ आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो अपने रूटीन में डालनी चाहिए, जो मैं देखता हूं लोगों को, वो है मेडिटेशन का होना। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी, जब बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, आप शांत रह सकते हो और उस शांत मन से डिसीजन ले सकते हो। आप खुद सोचिए, आप एक दौड़ते हुए इंसान से कोई सवाल पूछेंगे और एक शांत बैठे हुए इंसान से सवाल पूछेंगे, जवाब आपको मिल जाएगा कि कौन बेहतर देगा। तो जब आप मेडिटेट नहीं करते तो आप दौड़ते हुए जवाब दे रहे होते हो, दौड़ते हुए डिसीजन ले रहे होते हो। तो मेडिटेट। तीसरी चीज जो मैं देखता हूं वो है किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ना मुझे लगता है कि हर एक सक्सेसफुल इंसान को करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास बहुत वक्त नहीं है तो ऑडियो बुक सुनो, कुछ और देखो, किसी और मीडियम से किताबों की जिसको जानना शुरू करो। आजकल तो देख, मेरे को ऐसा लगता है कि पॉडकास्ट भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, जिसके थ्रू लोग फाउंडर से कनेक्ट कर सकते हैं। पॉडकास्ट भी, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो पॉडकास्ट का ट्रेंड है, लेकिन हर पॉडकास्ट भी जरूरी नहीं है आपको देखना चाहिए। आप ये देखिए कि मेरे को क्या वैल्यू ऐड करेगा। अगर आप तंत्र मंत्र विद्या ये सीख रहे हो तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट आपको लाइफ में जो वैल्यू ऐड करेगा, या जिसको देखने के बाद आपको, जो भी पॉडकास्ट आप देख रहे हो, उस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको अच्छा एहसास होता है, तो उसको कंटिन्यू रखो। लेकिन आपको अगर कोई चीज आपको स्ट्रेस दे देती है, परेशान कर देती है, तो आप ऐसी चीजों को, कंटेंट को आप कंज्यूम ना करें। तो किताबें पढ़ो या अच्छे पॉडकास्ट देखो, ये आपको करना चाहिए। एंड इसके बाद आपको, मुझे लगता है सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। तो डिसिप्लिन का होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आपका पूरे दिन का रूटीन पता होना चाहिए कि मेरे को आज कितने मीट करने हैं, मेरे को क्या क्या काम मेरे जो इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रूटीन बनाना चाहिए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, यू शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट फॉर 7 to 8 आवर्स। इट इज मिनिमम जो कि आपको सोना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे से मेडिटेट कर पाए। पूरा एक बिजनेसमैन के लिए उसका माइंड, उसका ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर आप उसे एनफ स्लीप नहीं दे रहे हैं, देन आप बहुत ही जल्दी अपने आप को बहुत बीमार मेंटली महसूस करेंगे। चाहे आप अभी यंग हैं तो आप बहुत एनर्जी, आप बहुत कम सोते हैं तो चल जाता है काम, लेकिन कम सोने का सबसे बड़ा कारण है बहुत सारे स्क्रॉलिंग देखना या वीडियोस देखना। वरना मुझे लगता है लोगों के पास, सबके पास वक्त है जो 7 से 8 घंटे वो आराम से सो सकते हैं। ये अगर रूटीन कोई भी अपनाता है, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड चीजें बताई हैं, जो कि मैंने सक्सेसफुल जो लोग हैं, जो आज के टाइम में जिसकी 2 करोड़ 1.25 करोड़ की सैलरी है, से लेकर जो 200 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ये उनके रूटीन से ऑन एन एवरेज ये लोग ये सारी चीजें करते हैं, और तभी जाकर उनको आज एक लाइफ में वो सक्सेस को सस्टेन भी कर पा रहे हैं और अपने आप को आगे भी ग्रो करवा पा रहे हैं। अमित भाई, बहुत मजा आया ये पॉडकास्ट करके। जो हमने आज डिस्कस किया है, एक उसकी कोई समरी आप हमारे ऑडियंस को दे सके, कुछ पॉइंटर्स जो वो नोट डाउन कर सकें और अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस। देखिए, पॉइंटर तो ये हो सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो पहला अपने माइंडसेट पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने बार बार भी बोला कि माइंडसेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और माइंडसेट भी ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट आपको बार बार ये बोलता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत मेहनत बाकी है। और जब आप उस माइंडसेट से करते हो, उस एटीट्यूड के साथ करते हो, तो आप लाइफ में ग्रो करते हो। इसके साथ साथ आप जो चीज़ सोच सकते हो, आप वही अचीव कर सकते हो। तो छोटा सोचने की जगह बड़ा सोच लो। एफर्ट सेम लगता है छोटा भी सोचने में, बड़ा भी सोचने में, बट जब आप बड़ा सोचोगे तो आपको अच्छा भी महसूस होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में जिस भी बिजनेस को आप करना चाहते हो, किसी ना किसी को ना मेंटोर कंसीडर करो, चाहे वो विजुअली अवेलेबल आपके सामने हो, चाहे वो ना हो,
अब वो मेंटोर आपके ऐसे भी लोग हो सकते हैं जैसे सर हैं और आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आपकी वीडियोस देख के भी लोग मेंटोरशिप आपसे ले सकते हैं। ये नहीं होता कि मेंटोर का मेरे से बात करना जरूरी है या वो ही मेरे से बात करेंगे या फिजिकली मिलेंगे, जरूरी नहीं है। लेकिन किसी भी इंसान को आप आदर्श बना सकते हो और उसके रास्ते पर चल के आप लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो मेंटोर होना, स्पेशली बिजनेस में मैं ये मानता हूं, मेंटोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक एक्टिविटी जो करने की जरूरत है, अफर्मेशन अपनी लाइफ में 100% इंप्लीमेंट करो, विजुअलाइजेशन को करो और ग्रैटिट्यूड को डेफिनेटली अपनाओ। और जहां भी आप काम करते हो या जहां भी आप रहते हो, विजन बोर्ड को आप लगा कर रखो। और उसके बाद लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, आपके दिन का एक रूटीन होना चाहिए। आपको खुद डिसाइड करना है कि मेरा दिन कैसा जाएगा, ना कि मैं फ्लो के साथ मत बहो कि जो होगा देखा जाएगा, उसके साथ नहीं बहना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ गोल और क्लैरिटी ऑफ डे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी सक्सेस के लिए। अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर भाई वो डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच अमित भाई, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट था। मुझे लग रहा है इस तरह के पॉडकास्ट अगर यूट्यूब पे पोस्ट किए जाएं और युवा ऐसे पॉडकास्ट को देखें तो आई एम श्योर एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज हमारे सोसाइटी में आ सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू, आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपके ऑफिस की, आपके आसपास के एनवायरनमेंट की एनर्जी बहुत अच्छी है। मैंने आपको मिलके ही बोला था क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि जब हम पॉडकास्ट पे जाते हैं तो हमें ना वो एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो उस तरह से बातें हो पाए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपके टच में जो भी इंसान आता होगा वो ऐसे ही महसूस करता होगा। सो थैंक यू सो मच मुझे आप अपने पॉडकास्ट पे आपको बुलाने के लिए। मुझे तो बहुत मजा आया, आई एम श्योर सबको लोगों को भी आएगा और आपको भी मजा आएगा। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।